और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आगे आने वाली जो केंद्रीय पात्रता परीक्षा है, सीटीईटी है या जो एसटीईटी है, इन सभी में किस तरह से एग्जाम पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनका क्या सिलेबस है, उसको मैं आप लोगों के सामने गहराई से एनालिसिस करूंगा उसका। और प्रयास ये करूंगा कि साइकोलॉजी विषय में आपको यहाँ के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आप लोगों को मनोविज्ञान के सारे टॉपिक्स, जो भी चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनमें से सारे टॉपिक्स को मैं क्रमशः एक एक करके करवाता चलूंगा। आपको केवल उनको तैयार करना है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं यहाँ आप लोगों को देखिए पूरा सिलेबस भी शेयर करूंगा, नोट्स शेयर करूंगा पीडीएफ में, जरूरत पड़ने पे पीपीटीज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को भी यहाँ सॉल्व कराऊंगा मैं। तो बाल मनोविज्ञान या टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको यहाँ पर हम लोग आगे क्रमशः डिस्कस करते चलेंगे। हम पढ़ रहे थे जीन पियाजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। तो परीक्षा की दृष्टि से सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोग सीटीईटी के पिछले पेपर्स उठा करके देखेंगे, चाहे तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं सीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ctet.nic.in पे जाके सारे प्रीवियस पेपर्स पड़े हुए हैं। आप अगर सीटीईटी के पेपर्स देखेंगे तो सीटीईटी के प्रत्येक पेपर में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से 5 से 6 प्रश्न आए हैं हर बार। इसी तरह से जब आप यूपीटीटी की बात करें या अदर एसटीईटी की बात करें, दूसरे स्टेट्स में जो टीटी होता है, तो उन सभी में आप देखेंगे कि 2-3 प्रश्न संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जरूर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो हमने टॉपिक डिस्कशन करना शुरू किया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, स्कीमा क्या है, स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं बहुत जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। अभी एक पीपीटी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको देखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। इस थियरी को दिया है जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के द्वारा। हिंदी में इसको हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैंने इसके बारे में आपको ब्रीफ में पहले बताया था। अब अगर हम आगे देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे को आप ये मानिए कि संज्ञानवाद के जनक है। ये मनोविज्ञान की एक विचारधारा है संज्ञानवाद और रचनावाद। तो संज्ञानवाद और रचनावाद के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का मुख्य स्तंभ है जीन पियाजे। जीन पियाजे का जो पूरा नाम है आप यहाँ पर देख रहे हैं, जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, हम केवल याद रखेंगे जीन पियाजे। 1896 में पैदा हुए थे स्विट्जरलैंड में ये, और 1980 में 84 वर्ष की उम्र में स्विट्जरलैंड में इनका निधन हुआ। तो जो जीन पियाजे का जो पूरा 84 वर्ष का जीवन था, तो अपने पूरे जीवन काल को इन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को स्टडी करने में लगा दिया। और अपने जीवन में जो भी इन्होंने अध्ययन किया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया, उसके आधार पर 1932 में, वर्ष 1932 में जीन पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है कि जीन पियाजे रचनावाद के जनक भी माने जाते हैं, कि बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं है, बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और इस विचारधारा पर आधारित जो ज्ञान है, मनोविज्ञान की जो शाखा यह मानती है कि बालक खुद अपने ज्ञान का निर्माता है। शाखा बालक के विकास का अध्ययन करती है, कहा जाता है उस सिद्धांत को, उस विचारधारा को रचनावाद कहा जाता है। तो रचनावाद के जनक है जीन पियाजे। संज्ञानवाद को आगे बढ़ाने में जीन पियाजे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा पे आगे उन्होंने स्कीमा, जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि स्कीमा क्या है, स्कीमा को एक बार मैं जल्दी से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं। जीन पियाजे ने स्कीमा को डिफाइन करते हुए कहा कि स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना है। मेरी आवाज, स्कीमा को परिभाषित करते हुए पियाजे ने कहा कि स्कीमा सूचनाओं के एक पैकेट की तरह होता है, जो हमारे मस्तिष्क में, बच्चे के मस्तिष्क में, बच्चे के ब्रेन में स्टोर होता है और जो लगातार परिवर्तनशील होता रहता है।
जीन पियाजे ने स्कीमा को डिफाइन करते हुए कहा है, स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, या स्कीमा आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। क्या मतलब हुआ? स्कीमा व्यक्ति के बुद्धिमान व्यवहार की आधारभूत इकाई है। स्कीमा के बारे में जीन पियाजे कहते हैं कि स्कीमा बालक व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। जब बालक इस दुनिया में आता है तो जन्म के समय भी उसकी एक निश्चित स्कीमा उसके साथ होती है। बालक अपने वातावरण के साथ लगातार अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया का मतलब वातावरण के साथ अपने अनुभवों को साझा करता है, और उस क्रम में बालक की स्कीमा लगातार विकसित होती रहती है, लगातार परिवर्तित होती रहती है, और बालक की ज्ञान और समझ का विकास होता रहता है। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है। जीन पियाजे ने बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक माना है और समस्या समाधान करता माना है। अभी पंजाब टीईटी की ही बात हो रही है, तो पंजाब टीईटी में भी 2021 में प्रश्न संभवतः पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जीन पियाजे ने बालक को वैज्ञानिक अन्वेषक माना है, और उनका मानना है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और उसमें जन्मजात समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। यानी बालक को उन्होंने एक वैज्ञानिक अन्वेषक और प्रॉब्लम सॉल्वर माना है। स्कीमा के बारे में ध्यान देने वाली बात है कि स्कीमा कभी व्यक्ति की स्थिर नहीं होती, लगातार उम्र के साथ और अनुभव के साथ इसमें विस्तार होता रहता है, इसमें बदलाव होता रहता है। तो अभी आगे हम बात करेंगे स्कीमा का डेवलपमेंट कैसे होता है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि स्कीमा है क्या। अब जरा स्कीमा को सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्कीमा क्या है, किस तरह से स्कीमा बनती है, किस तरह से परिवर्तित होती है। सपोज करो एक बच्चा जिसके घर में गाय है, उसने गाय को देखा है, तो गाय के बारे में वो पहले से जानता है कि कोई भी ऐसा पशु जो 4 पैर वाला हो, उसने एक ऐसी धारणा बना रखी है, वो पशु गाय कहलाता है, तो पशु गाय है। अब इस वजह से बच्चे के अंदर एक अगर ये स्कीमा डेवलप हो गई कि 4 पैर वाला कोई भी पशु गाय होता है, तो घोड़े को अगर देखेगा तो हो सकता है वो घोड़े को भी गाय समझ ले। तो बच्चे ने क्या किया, ये बच्चे ने अपनी बच्चे ने जब बच्चा एक गाय को जानता है, लेकिन वो ये समझता है उसके अंदर गाय की स्कीमा क्या है, गाय की अवधारणा क्या है, कि कोई भी ऐसा पशु जिसके 4 पैर हैं वो गाय है। बच्चा घोड़े को गाय समझ लेता है, लेकिन उसका पिता या उसकी माँ इस चीज को क्लियर करती है कि गाय और घोड़ा दोनों अलग अलग पशु हैं, हर पशु जिसमें 4 पैर होते हैं वो गाय नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा घोड़े को गाय समझ रहा है, वो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण फॉलो कर रहा है, जो है आत्मसातीकरण, सादृश्यीकरण या एसिमिलेशन। तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण हैं, जीन पियाजे ने बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला चरण है आत्मसातीकरण या सादृश्यीकरण, इसको कहा है असिमिलेशन। असिमिलेशन और दूसरा चरण है समावेशन यानी एकोमोडेशन, और इन दोनों के बीच में एक स्थिति आती है असंतुलन और संतुलन की, और चौथा और अंतिम चरण है अनुकूलन। तो मैं अब इनको एक एक करके आपको क्रमशः बता रहा हूं कि आत्मसातीकरण क्या है, समावेशन क्या है, असंतुलन और संतुलन किस तरह से काम करता है स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया में, और अनुकूलन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के पहले चरण की, जो है आत्मसातीकरण या सादृश्यीकरण, असिमिलेशन। जीन पियाजे कहते हैं कि पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभवों के आधार पर नवीन परिस्थिति अथवा नवीन अनुभव को समझने का प्रयास करना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान अथवा अनुभवों के आधार पर नवीन परिस्थिति अथवा अनुभव को समझने का प्रयास करना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। एक उदाहरण लेते हैं, एक बच्चा पक्षी को देखता है जो कि आकाश में उड़ सकता है, पर बच्चे को ऐसा लगता है कि पक्षी आकाश में उड़ सकता है क्योंकि पक्षी के पंख होते हैं, पक्षी के पंख होते हैं, इसलिए पक्षी आकाश में उड़ सकता है। अब वो बच्चा आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखता है, उसे पतंग पहले नहीं देखी, तो पतंग को भी एक पक्षी समझ लेता है।
क्योंकि उसको लगता है कि जो भी आकाश में उड़ रहा है वो पक्षी है, तो पतंग को भी पक्षी समझ लेता है। तो ये उदाहरण क्या दर्शाता है, बच्चे ने क्या किया यहाँ पर बच्चे ने एसिमिलेशन किया, यानी आत्मसातीकरण किया, यानी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने समझने का प्रयास किया कि पतंग क्या है। और जब वो पतंग को पक्षी समझ लेता है तो उसकी माँ उसको सही करती है। माँ उसे बताती है कि ये पतंग है, ये पक्षी नहीं है, पतंग निर्जीव होती है और पक्षी में जीवन होता है। अब बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो डगमगा जाता है, उसमें एक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यानी असंतुलन क्या हुआ, असंतुलन यानी कंफ्यूजन की स्थिति, कि बच्चा अभी तक ये सोचता था कि जो चीज आकाश में उड़ सकती है वो पतंग है, वो पक्षी है, लेकिन अब माँ बता रही कि ये पक्षी नहीं, ये पतंग है। तो अब बच्चा अपनी पुरानी स्कीमा को संशोधित करता है, और पुरानी स्कीमा को संशोधित करते हुए एक नया विचार शामिल करता है उस स्कीमा में, और इस प्रक्रिया को कहा गया समावेशन। अब वो नया विचार क्या शामिल करता है कि हर चीज जो आकाश में उड़ सकती है वो पक्षी नहीं होता, बल्कि पतंग भी आकाश में उड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो चीजें हुई, आत्मसातीकरण हुआ और समावेशन हुआ। और उसके बीच में जो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई बच्चे के मस्तिष्क में, वो प्रोसेस थी डिसइक्विलिब्रियम और एक्विलिब्रियम की। तो आत्मसातीकरण क्या है, पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभवों के आधार पर जब बच्चा नई परिस्थिति को समझता है तो ये प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। सीटेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है यही, कि पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन परिस्थिति के आकलन करने की प्रक्रिया को पियाजे ने क्या कहा है, तो वो कहलाएगा आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। अब पूर्व निर्मित स्कीमा, ये जी जो आपने जी जी जी, पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नई परिस्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया, ये कहलाती है आत्मसातीकरण। अब इसके बाद आता है एकोमोडेशन यानी समावेशन। तो समावेशन क्या है जैसा मैंने अभी एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर किया, बच्चे ने पहले पतंग को पक्षी समझा, लेकिन बाद में उसको पता चला कि उसकी जानकारी गलत थी, तो उसने उसमें एक नई जानकारी ऐड की कि हर उड़ने वाली चीज पक्षी नहीं होती, बल्कि पतंग भी हो सकती है। तो पूर्व स्कीमा में संशोधन करते हुए उसमें नवीन ज्ञान को या नवीन अनुभव को सम्मिलित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही जीन पियाजे ने एकोमोडेशन यानी समावेशन कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, स्कीमा के विकास की प्रक्रिया के 3 चरण यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रखे, आत्मसातीकरण और समावेशन, और इन दोनों के बीच में होता है असंतुलन और संतुलन। याद रखिएगा कि आत्मसातीकरण और समावेशन दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क में प्रक्रिया चलती रहती है और हम अपने ज्ञान का और हम अपनी समझ का निर्माण करते हैं। और सिर्फ बच्चा ऐसे नहीं सीखता, बल्कि वयस्क भी इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी ज्ञान और अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने और रखता हूँ। अभी आप में से ज्यादातर लोग मुझे नहीं जानते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि शराब पीना बहुत बुरी बात है। भाई मैं तो कभी शराब नहीं पीता हूँ, मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। तो आप लोगों के दिमाग में मेरी एक धारणा बन जाएगी कि नहीं, संदीप सर शराब नहीं पीते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप में किसी एक ने एक दिन मुझको शराब के ठेके में खड़ा देख लिया, शराब की दुकान के सामने खड़ा देख लिया, हाथ में आपने मेरे शराब की बोतल भी देख ली। तब आप क्या सोचोगे कि भाई संदीप सर तो उस दिन कह रहे थे कि वो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर तो बोतल लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, वहां पर आत्मसातीकरण किया, एसिमिलेशन किया कि अरे बोतल कैसे इनके हाथ में है, ये झूठ बोल रहे थे। अब आपने अपने जो मेरे बारे में आपकी पुरानी स्कीमा है, पुरानी अवधारणा है, उसको आपने संशोधित करके एक नया विचार जोड़ लिया कि भाई संदीप सर शराब पीते हैं और वो झूठ ही बोलते हैं। ये क्या किया, ये आपने किया समावेशन। आप फिर अपने किसी दूसरे दोस्त से मिले जो मुझे जानता है पर्सनली, आपने उससे कहा कि देखो यार संदीप सर तो शराब पीते हैं, उस दिन झूठ बोल रहे थे ऐसा ये। तो उसने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि शराब पीते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शराब की बोतल किसी और के लिए लेकर के जा रहे हो। फिर क्या हुआ, आपकी स्कीमा
फिर से बदलेगी। यहाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने उनको शराब पीते नहीं देखा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर ये दर्शाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ बच्चा ही नहीं बल्कि वयस्क भी आत्मसातीकरण और समावेशन की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के द्वारा अपने ज्ञान और अपनी समझ का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद चौथा और अंतिम चरण आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या है? हमने कोई चीज सीख ली, अपनी स्कीमा को स्थापित कर लिया, अब उसका हम अपने जीवन के व्यवहारिक परिस्थितियों में, जीवन की व्यवहारिक परिस्थितियों में जब हम उपयोग करने लगे तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इसका एक एग्जाम्पल आप देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल अनुकूलन कैसे काम करता है। हमने सीख लिया है कि जब हल्का फुल्का बुखार हो तो डॉक्टर्स पैरासीटामोल मेडिसिन रिकमेंड करता है, यानी पैरासीटामोल मेडिसिन बुखार की दवा है। तो हम क्या करते हैं? हम कई बार हल्का फुल्का फीवर होने पर खुद से ही पैरासीटामोल लेकर के खा लेते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम एडेप्टेशन कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं। जो हमने सीखा है उसका हम अपने व्यवहारिक जीवन की परिस्थिति में प्रयोग कर रहे हैं। तो स्कीमा निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। आत्मसातीकरण, दूसरा असंतुलन या संतुलन जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तीसरा समावेशन और चौथा है अनुकूलन। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि पूर्व ज्ञान को संशोधित करते हुए उसमें नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाएगी एकोमोडेशन यानी समावेशन। तो ध्यान दीजिएगा, स्कीमा शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन पियाजे ने ही किया था और स्कीमा की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ही हैं। स्कीम शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, स्कीम एकदम अलग शब्द है, स्कीमा एकदम अलग शब्द है। स्कीम और स्कीमा दोनों डिफरेंट वर्ड हैं। स्कीमा एक मनोवैज्ञानिक शब्द है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन पियाजे ने किया था। इस अवधारणा की खोज जीन पियाजे ने की थी। स्कीमा के बाद आगे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में विचार रखा कि बालक का विकास किस तरह से होता है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपने 16 वर्षों के ऑब्जर्वेशन के आधार पर, तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करेंगे हम, तो जीन पियाजे ने बताया कि बालक का संज्ञानात्मक विकास 4 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। 4 डिस्क्रीट अवस्थाएं, डिस्क्रीट यानी एकदम अलग अलग अवस्थाएं जो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात याद रखने की है, आगे इसको मैं चर्चा करूंगा कि जो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं उनको उन्होंने डिस्क्रीट स्टेजेस के रूप में डिफाइन किया है जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करती हैं। यानी एक अवस्था पूरी होने के बाद ही बालक दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। यानी ऐसा नहीं हो सकता विकास की प्रक्रिया में कि बच्चा किसी स्टेज को स्किप करके सीधे अगली स्टेज में चला जाए। उसको क्रम से इन 4 अवस्थाओं में गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। तो 4 अवस्थाओं के नाम है यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। संवेदी प्रेरक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, इसका टाइम पीरियड है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको कहा है जीन पियाजे ने नाम दिया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और इसके बाद चौथी और अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर इसका टाइम पीरियड लिख रखा है 11 साल से 15 साल तक। हालांकि जीन पियाजे ने इसका एग्जैक्ट अपर लिमिट डिफाइन नहीं किया है। जीन पियाजे का मानना है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 16, 17, 18 साल की आयु तक ये डेवलपमेंट पूरा होता है। लेकिन फिर भी पियाजे का मानना है कि 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष की आयु तक आते आते
बालक में सभी संज्ञानात्मक गुणों का विकास हो जाता है। बिल्कुल दीपक चंद जी, 11 से 16 वर्ष है। मैंने यहाँ पर 11 से 15 वर्ष इसलिए लिख रखा है क्योंकि जीन पियाजे का मानना है 11-15 वर्ष की आयु तक आते आते बालक में ज्यादातर संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर 11 से 15 वर्ष लिख रखा है। हालांकि जीन पियाजे ने कोई अपर लिमिट निर्धारित नहीं की है। 11 से 16 वर्ष, 17 वर्ष तक उनका मानना है कि आगे बालक का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। एनसीईआरटी में भी 11 से 15 वर्ष तक का एक टाइम पीरियड दिया गया है एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक में। बट फिर भी आप इसको ये मानिए कि 11 साल के बाद 15-16 साल की एज तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है। तो 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक एक करके हम इन चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और कौन सी संज्ञानात्मक योग्यताएं बच्चे में किस अवस्था में विकसित होती हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था की, यानी सेंसरी मोटर स्टेज की। तो एक बात है कि इस अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था क्यों कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जब आप किताबें पढ़ेंगे मनोविज्ञान में तो इस अवस्था को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, इंद्रिय जनित प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इन सब का अर्थ यही है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी दीपक चंद जी 2 का क्या आशय है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं यहाँ पर। पहली ये जो अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, इस अवस्था को संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी इंद्रिय जनित प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में बालक का व्यवहार और बालक का व्यक्तित्व पूरी तरह से उसकी इंद्रियों से संचालित होता है, यानी पूरी तरह से उसकी इंद्रियों के नियंत्रण में होता है। इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना। तो बालक का व्यवहार पूरी तरह से उसकी इंद्रियों के नियंत्रण में होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक का व्यवहार इंद्रियों से संचालित होता है और इसीलिए इसको नाम दिया गया संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था, यानी संवेदी अंगों से संचालित होने वाली अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज का क्या मतलब हुआ? संवेदी अंगों से संचालित होने वाली अवस्था। अब सेंसरी मोटर स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज कहा है जीन पियाजे ने, उसको आगे उनके एक स्टेटमेंट से समझते हैं। टीईटी में प्रश्न पूछा गया है। जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में बालक अपनी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से चिंतन करता है। अर्थात इस अवस्था में बालक चिंतन करने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता, बल्कि अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से, अपने शरीर के विभिन्न अंगों के प्रयोग से अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करता है। ये टीईटी में मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि यूपी टीईटी में या किसी स्टेट टीईटी में, बट ये प्रश्न मैंने देखा है कि किस अवस्था में बालक अपनी आंख, नाक, कान और त्वचा से चिंतन करता है। तो इसका सही उत्तर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, पिछली क्लास में मैंने व्यवहारवाद और संज्ञानवाद पे डिस्कशन किया था। मैंने बताया था कि व्यवहारवादी विचारकों का मत है कि बालक जन्म से कुछ भी नहीं जानता, कोरे कागज की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, यानी व्यवहारवादी ये मानते हैं। बिल्कुल, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो मैंने बताया था कि व्यवहारवाद, जो व्यवहारवाद की विचारधारा है, व्यवहारवाद की विचारधारा मानती है कि बालक में खुद का कोई चिंतन नहीं होता किसी प्रकार का, यानी बालक चिंतन नहीं कर सकता, वो कोरे कागज की तरह होता है। लेकिन संज्ञानात्मक विचार, संज्ञानवाद की विचारधारा में जीन पियाजे का मानना है कि बालक भी चिंतन करता है, बस फर्क ये होता है कि बालक का चिंतन वयस्कों के चिंतन से भिन्न प्रकार का होता है। यानी पियाजे कहते हैं कि बालक भी उतना ही चिंतन करता है जितना कि कोई वयस्क चिंतन करता है, यानी बालक का चिंतन वयस्कों के चिंतन से मात्रा में कम नहीं होता, सिर्फ प्रकार में अलग होता है।
तो पियाजे कहते हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक अपने मस्तिष्क के प्रयोग से चिंतन नहीं करता, बल्कि अपने संवेदी अंगों के प्रयोग से चिंतन करता है, और संवेदी अंगों के प्रयोग से अपने वातावरण को, अपने परिवेश को जानने समझने का प्रयास करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। आगे आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जीन पियाजे का ऑब्जर्वेशन कितना माइन्यूट था, कितना व्यापक था। जीन पियाजे ने संवेदी प्रेरक अवस्था को, जो जिसका टाइम पीरियड जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक है, इस अवस्था को 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में बांटा है। 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में बांटा है, ध्यान दीजिएगा। संवेदी प्रेरक अवस्था को 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है, जिसमें से जो सबसे पहली अवस्था है वो है सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था यानी सिंपल रिफ्लेक्सेस। इस अवस्था का टाइम पीरियड उन्होंने जन्म से लेकर के 6 सप्ताह की आयु तक। प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, ये वो अवस्था है जब बालक के अंदर पहला होता है सकिंग रिफ्लेक्स और दूसरा होता है पामर रिफ्लेक्स या पामर ग्रैस्प। इन दोनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी सकिंग रिफ्लेक्स क्या है? चूसने की प्रवृत्ति बात होती है। सकिंग रिफ्लेक्स जन्मजात होता है, और यही कारण है बालक जन्म के तुरंत बाद मां का स्तनपान करना शुरू कर देता है, उसी का नहीं है। सकिंग रिफ्लेक्स के कारण आप देखेंगे बालक के पास आप कोई भी चीज लेकर के जाइए, कोई 1 साल का 6-7 महीने का बच्चा है, आप उसके पास कोई भी चीज लेकर के जाइए, वो उसको अपना चूसना शुरू कर देता है। और मजेदार बात यह है कि सकिंग रिफ्लेक्स जन्म के पहले ही विकसित हो जाता है, यानी गर्भावस्था में भी बच्चा चूसना शुरू कर देता है। पियाजे का मानना है कि जो सकिंग रिफ्लेक्स के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा रिफ्लेक्स है बच्चे में सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं में है, वो है पामर रिफ्लेक्स या पामर ग्रैस्प। पाम मीन्स होता है पामर ग्रैस्प। आपने एक व्यवहार को नोटिस किया होगा, बच्चे के कोई चीज लेकर के जाते हैं, उसके हाथों पे रखते हैं तो उसको वो अपनी हथेली से पकड़ने का प्रयास करता है। तो पियाजे ने फिक्स करा है, और पियाजे का मानना है कि बच्चे के द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी हथेली से पकड़ने की जो क्रिया है, ये बच्चे के संज्ञानात्मक है और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण जरूरी है। इसके द्वारा बच्चा उस वस्तु को, अपने वातावरण को जानने और समझने का प्रयास करता है। रखिएगा कि पामर रिफ्लेक्स को जीन पियाजे ने बच्चे की क्रिया कहा है, फर्स्ट इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद एनवायरनमेंट, यानी अपने वातावरण के साथ जो उसकी वो पामर रिफ्लेक्स के कारण होती है। पामर रिफ्लेक्स का अर्थ हुआ किसी भी चीज को, बच्चे के पास आप कोई भी चीज लेकर के जाते हैं तो बच्चा करने का प्रयास करता है। तो जन्म से लेकर के 6 सप्ताह में 2 गुण, 2 प्रवृत्तियां विकसित होती हैं, सकिंग रिफ्लेक्स और पामर रिफ्लेक्स। धीरे बच्चे में दोनों प्रवृत्तियां उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। दूसरी अवस्था है प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, यानी प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 6 सप्ताह से लेकर के 4 माह की आयु तक। तो जो दूसरी उप अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था के अंतर्गत, दूसरी उप अवस्था है, उस अवस्था का नाम है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज या प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, 6 सप्ताह से लेकर के 4 माह की आयु तक। तो एक शब्द यहां पर अब आ गया नया, वृत्तीय क्रिया। इसका क्या अर्थ हुआ? सर्कुलर रिएक्शन का क्या अर्थ हुआ? वृत्त शब्द से आप सभी परिचित हैं, सर्कल शब्द से आप सभी परिचित हैं, एक गोलाकार आकृति। तो जो प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था पे वृत्तीय क्रियाएं क्या होती हैं, आपने ध्यान दिया होगा
वृत्ति क्रिया शब्द का क्या आशय है, यहाँ पर सर्कुलर रिएक्शंस का क्या अर्थ है। आपने देखा होगा बच्चा अपने हाथ पैरों को, या पीपीटी तो शो हो रहा है यहाँ तमाम लोगों को, धर्मेंद्र जी पीपीटी शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था में वृत्ति क्रिया से क्या आशय है, मैं बता रहा था सर्कुलर रिएक्शंस। आपने देखा होगा बच्चा अपने हाथ पैरों को वृत्तीय गति में मूव करता है, यानी अपने चेहरे के चारों तरफ, अपने चेहरे पे ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, हाथ पैरों को झटकेगा, हाथ पैरों को पटकेगा। ये बच्चे की सर्कुलर रिएक्शंस होती हैं, ये बच्चे की सर्कुलर रिएक्शंस है। तो जो दूसरी अवस्था उप अवस्था है 6 सप्ताह से लेकर 4 माह तक, इस अवस्था में बच्चे में 3 मुख्य प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। सबसे पहला संवेदनाओं का समन्वयन, यानी इस एज में आकर के अब बच्चे में कुछ इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। इमोशंस कैसे डेवलप होने लगते हैं, बच्चा थोड़ा सा स्माइल देने लगता है, हालांकि वो स्माइल रिफ्लेक्सिव स्माइल होती है। इसके अलावा बच्चा अब थोड़ा सा एहसास को समझने लगता है, माँ की स्पर्श को समझने लगता है। यानी इस अवस्था में बच्चे में कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाता है उसके इमोशंस का। और इस अवस्था को जीन पियाजे ने प्रारंभिक आदतों के विकास की अवस्था भी माना है, यानी अब बच्चे में हैबिट्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। हैबिट्स कैसे डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जैसे बच्चे की सोने की आदत, बच्चे की जागने की आदत, बच्चे की माँ का स्तनपान करने की आदत, वो एक रूटीन में इनको करना शुरू कर देता है। और हाथ पैरों का मूवमेंट भी बच्चे का शुरू हो जाता है। ये प्राथमिक वृत्ति क्रियाओं की अवस्था में होता है। इसके बाद आती है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, यानी सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज। द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, इसका टाइम पीरियड है 4 से 8 माह तक। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने इस अवस्था के बारे में कहा है कि ये अवस्था क्या है, ये अवस्था है द डॉन ऑफ लॉजिक। द डॉन ऑफ लॉजिक यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने। डॉन का क्या मतलब होता है, डॉन का मतलब होता है सवेरा, और लॉजिक मीन्स क्या होता है, लॉजिक मीन्स होता है तर्क। यानी क्या हुआ, जीन पियाजे का मानना है कि इस अवस्था में आकर के बच्चे में सबसे पहले तार्किक चिंतन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब तार्किक चिंतन के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, अगर मैं ये कहूं कि 4 से 8 महीने की उम्र में आकर के बच्चे में लॉजिक डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो आप में से ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे कि भाई 4 से 8 माह की आयु में बच्चे में लॉजिक कैसे डेवलप होता है। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में आकर के बच्चे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, यानी वस्तु अभिविन्यास की प्रवृत्ति शुरू विकसित हो जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है, यानी वस्तुओं के प्रति बच्चे का आकर्षण बढ़ने लगता है 4 से 8 माह की आयु में। अब बच्चा खिलौनों के प्रति आकर्षित होने लगता है, ध्वनि करने वाले खिलौनों के प्रति आकर्षित होने लगता है, प्रकाश पैदा करने वाले खिलौनों के प्रति बच्चा आकर्षित होने लगता है। यानी अब बच्चे ने क्या किया, अब बच्चे ने ये जानना सीख लिया, बच्चा ये सीख गया कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आनंदित कर सकती हैं। यानी माँ के अलावा भी वो दूसरी चीजों को पहचानने लगता है, उनको खोजने लगता है, उनको जानने और समझने का प्रयास करना वो शुरू कर देता है। इसलिए इस अवस्था को द डॉन ऑफ लॉजिक कहा है। 4 महीने की एज तक बच्चा अगर जरा सा रोया, क्या चाहिए उसे, सिर्फ अपनी माँ चाहिए होती है। लेकिन 4 से 8 माह की एज में बच्चे को आप खिलौनों से भी खुश कर सकते हैं। यानी बच्चे में वस्तुओं के प्रति आकर्षण शुरू हो गया, और वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण शुरू हो गया, इसको पियाजे ने वस्तु अभिविन्यास कहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहा है। और ये दर्शाता है कि अब बच्चे में तर्क का विकास होने लगा। और महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, राजस्थान में पूछा जा चुका है किस अवस्था को डॉन ऑफ लॉजिक कहा है जीन पियाजे ने, तो डॉन ऑफ लॉजिक है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, यानी 4 से 8 माह की आयु। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने अभी जीन पियाजे की जो पहली अवस्था थी, संवेदी प्रेरक अवस्था, उसकी उप अवस्थाओं की हम बात कर रहे थे। मैंने 3 उप अवस्थाओं पर चर्चा की। अब चौथी उप अवस्था है, वो है द्वितीयक वृत्ति क्रियाओं का समायोजन, यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस 8 से 12 माह की आयु में
इस अवस्था को उन्होंने कहा है द्वितीय वृत्ति क्रियाओं का समायोजन। यानी तीसरी उपावस्था अर्थात द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की उपावस्था में बच्चे ने जो भी सीखा था, अब बच्चा उसको बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट करने लगता है इस एज में, और ये एज है 8 से 12 महीने की आयु। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सबसे पहला गुण विकसित होता है दृश्य और स्पर्श के मध्य समायोजन। यानी वो देख करके और स्पर्श से भी अपने परिजनों को पहचानना शुरू कर देता है, कम से कम अपनी माता और अपने पिता को तो पहचानना शुरू कर देता है। और इस अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने कहा है, इस अवस्था को नाम दिया है जीन पियाजे ने, आप देखिए लिख रखा है मैंने, द फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस। जीन पियाजे कहते हैं कि 8 से 12 माह की आयु में बच्चे में बुद्धिमत्ता की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है। इसके पहले वाली अवस्था क्या थी? द डॉन ऑफ लॉजिक, द डॉन ऑफ लॉजिक यानी तर्क का सवेरा। और यह अवस्था कौन सी? 8 से 12 माह की अवस्था, द फर्स्ट प्रॉपर इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता की प्रॉपर शुरुआत हो जाती है इस अवस्था में आकर के। सीटीईटी की परीक्षा में एक प्रश्न आया था और ज्यादातर लोग जो मेरे विद्यार्थी थे यहाँ पर जो मेरी कोचिंग्स में, उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, और अधिकांश लोगों ने जिनसे मैं मिला उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। प्रश्न ये था कि उद्देश्य केंद्रित व्यवहार, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार या लक्ष्य केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में बच्चे में डेवलप होता है? अब उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि भाई संवेदी प्रेरक अवस्था यानी जन्म से लेकर के 2 साल के बीच में बच्चे में ऐसा क्या उद्देश्य केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करेगा, गोल ओरिएंटेशन तो होता नहीं है बच्चे में। तो अधिकांश लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया, अधिकांश ने इसका उत्तर लिखा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जबकि ध्यान दीजिएगा गोल ओरिएंटेशन यानी उद्देश्य केंद्रित व्यवहार 8 से 12 माह की आयु में ही बच्चे में विकसित हो जाता है, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही विकसित हो जाता है। क्या आप में से कोई इस चीज को एक्सप्लेन करेगा? एक व्यक्ति अपना माइक ऑन करके कि कैसे बच्चे में गोल ओरिएंटेशन इस स्टेज में डेवलप होता है। चलिए मैं ही करता हूं। उद्देश्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन। हाँ जी मैं प्रयास करूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर गोल ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि जब बच्चा, जैसे कि अब उसको भूख लगी तो वो क्या करता है कि जो थंब जो है अपने मुंह पे ले आता है, जब थंब मुंह पे ले जाता है तो पैर को क्या करता है, मूव करता है सर के तरफ। तो ये अपने आप को वो क्या करता है कि उस पोजीशन में आता है जैसे हम स्टिकिंग कर रहे हैं या माँ का स्तनपान कर रहे हैं, तो इस सर्किल के अनुसार वो अपने बॉडी पोस्चर को डेवलप करता है। ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को भूख लगी तो बच्चा थंब को सक करना शुरू कर देता है, उस पोजीशन पे आ जाता है जैसे माँ का स्तनपान कर रहा हो। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर शो कर रहा है, वो अपनी भूख को मिटाने का प्रयास कर रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दीपक सर ने दिया, ये उद्देश्य केंद्रित व्यवहार बच्चे का प्रदर्शित हो रहा है यहाँ पर। इसका एक दूसरा थोड़ा सा मैं एक जनरलाइज्ड एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब इस एज में 8 से 12 महीने के बच्चे को अगर प्रैम में लिटा दीजिए, आप पालने में लिटा दीजिए, ऊपर कोई खिलौना टांग दीजिए, तो अब बच्चा क्या करेगा? उठ के बैठना शुरू कर देता है। जनरली वो बच्चा उस खिलौने को पकड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान दीजिएगा पिछली अवस्था में, द्वितीय वृत्ति क्रियाओं वाली अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यानी वस्तु अभिविन्यास आ गया था, अर्थात वो खिलौनों के प्रति, वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने लगा था। लेकिन अब इस अवस्था में वो गोल ओरिएंटेशन भी शो करने लगता है, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार भी शो करने लगता है। यानी इस अवस्था में आकर के अब बच्चा न सिर्फ खिलौने के प्रति आकर्षित हो रहा है बल्कि उस खिलौने को पकड़ने का लक्ष्य भी बना रहा है। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर जीन पियाजे का देखिए माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने बताया कि बच्चे में गोल ओरिएंटेशन द्वितीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था में ही भी शुरू हो जाता है, यानी 8 से 12 माह की अवस्था में ही शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आता है, उन्होंने कहा कि समस्या समाधान कह सकते हैं इसको कि किसी चीज को पाने की अवस्था है, वो पाने का प्रयास शुरू कर देता है। समस्या समाधान की योग्यता के विकास की शुरुआत, अब बच्चा अपने लक्ष्य को पाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, तरह तरह की गतिविधियां करता है।
यानी एक तरह से बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी एबिलिटी डेवलप होने लगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसी अवस्था में यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही बच्चे में समस्या समाधान की योग्यता भी विकसित होना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी विकसित होना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगली अवस्था है द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था में। याद रखना है आप, द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं के समायोजन की अवस्था में 8 से 12 माह का टाइम पीरियड है इसका, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गुण बच्चे में डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ उद्देश्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन। ये सीटीईटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद 5वीं उपावस्था है, और इस 5वीं उपावस्था का नाम है तृतीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस स्टेज, तृतीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। ध्यान दीजिएगा, इसका टाइम पीरियड है 12 से 18 माह तक, 12 माह से लेकर के 18 माह तक। अब ये वो एज है जिस एज में कहा है जीन पियाजे ने कि बच्चा वास्तव में नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है, लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे के लिए जीन पियाजे ने एक शब्द प्रयोग किया है, वो शब्द है द लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक। पियाजे का मानना है कि 12 से 18 माह की आयु तक आते आते बच्चा नन्हे वैज्ञानिक के गुण प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। कैसे उन्होंने इसको नन्हा वैज्ञानिक कहा? एक वैज्ञानिक का क्या कार्य होता है? एक वैज्ञानिक का कार्य होता है अन्वेषण करना, शोध करना, अनुसंधान करना। पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था में आके बच्चा अन्वेषण शुरू कर देता है, और अन्वेषण की इस प्रवृत्ति को ही जीन पियाजे ने कहा है वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। संवेदी प्रेरक अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाना। ऑब्जेक्ट परमानेंस पे आप देखेंगे सीटेट के पिछले तमाम पेपर, तो लगभग हर बार ऑब्जेक्ट परमानेंस पे एक प्रश्न आया है। टीईटी में कई बार ऑब्जेक्ट परमानेंस पे प्रश्न आया है कि वस्तु स्थायित्व क्या है। टीईटी में बहुत सीधा सरल प्रश्न आता है कि वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था में। सीटीईटी में प्रश्न थोड़ा सा लॉजिकल आता है, तो सीटीईटी में किस प्रकार से आता है उसको समझने के लिए पहले वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझने का प्रयास करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? आप सपोज कीजिए अगर आप बच्चे के बिहेवियर को फॉलो करेंगे, आप मान लीजिए एक 7-8 महीने का बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। खेलते हुए उसने आपका मोबाइल फोन ले लिया, 10 महीने के एक बच्चे ने आपका मोबाइल फोन ले लिया, वो 10-11 महीने का भी हो गया, 12 महीने का भी हो गया, आपका मोबाइल फोन उसने ले लिया, मोबाइल से वो खेलने लगा। आपने उससे मोबाइल फोन लिया और अपनी जेब में डाल दिया और उसको कोई दूसरी चीज दे दी खेलने के लिए, तो बच्चा क्या करेगा? उस दूसरी चीज से खेलने लगेगा। जबकि 12 महीने तक का बच्चा है, 11 महीने 10 महीने का बच्चा है, वो उस दूसरी चीज से खेलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व नहीं आया है। लेकिन जरा सोचिए वही बच्चा 1.5 साल का हो, 1.5 साल का एक बच्चा आपके मोबाइल फोन से खेल रहा है, आपने मोबाइल फोन लेकर उसे जेब में डाल लिया और आपने कहा कि मोबाइल म्याऊ ले गई, बिल्ली ले गई, क्या बच्चा आपकी बात मानेगा? क्या बच्चे को दूसरा खिलौना दे देंगे तो खेलना शुरू कर देगा? वो नहीं खेलेगा उससे, वो मोबाइल को ढूंढने का प्रयास करेगा, मोबाइल को खोजने का प्रयास करेगा, वो आपकी जेब में देखेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, कि आपने कहीं छुपा के रख दिया। क्यों? क्योंकि अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया। अक्सर बच्चों के साथ हम एक खेल खेलते हैं, बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ है, आप उसके सामने खड़े हो जाते हो और चेहरे पे एक तकिया लगा लेते हो, फिर तकिया हटाते हो, फिर लगाते हो, फिर हटाते हो। तो इस पूरी प्रक्रिया में बच्चा खिलखिला के हंस पड़ रहा है। अगर बच्चा 1 साल तक का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, क्योंकि अभी बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप हुआ। लेकिन अब बच्चा अगर 1.5 साल का है, आप उसके सामने तकिया लगा के खड़े हो गए तो आपकी तकिया को वो पकड़ के खींच लेगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे में वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है तब बच्चे में खोजने की प्रवृत्ति नहीं है, तब तक बच्चा ये समझता है कि कोई वस्तु
सिर्फ तब तक है उसका एग्जिस्टेंस जब तक कि वो उसकी आंखों के सामने है। उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वस्तु का अस्तित्व भी खत्म हो गया। यानी अभी बच्चे में कोई मेमोरी फ्रेम नहीं हो रही, कोई याददाश्त नहीं बन रही। लेकिन जब वस्तु स्थायित्व विकसित हो गया तो बच्चे में याददाश्त विकसित होना शुरू हो गई। अब पियाजे किस तरह से वस्तु स्थायित्व को परिभाषित करते हैं, ये प्रश्न भी सीटीईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पर वस्तु स्थायित्व की जो मैं डेफिनेशन आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ अभी। पियाजे कहते हैं वस्तु स्थायित्व के बारे में कि बालक के द्वारा यह जान लेने की योग्यता कि किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने का अर्थ उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना नहीं होता, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बालक के द्वारा यह जान लेने की योग्यता, यह जान लेने की क्षमता कि किसी वस्तु के आंखों से ओझल हो जाने का अर्थ यह नहीं होता कि उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाने के बाद बच्चा ये जान जाता है कि कोई वस्तु आंखों से गायब हो गई, हमारे सामने से हट गई, इसका मतलब ये नहीं क्यों खत्म हो गई, इसका मतलब वो चीज कहीं ना कहीं है और वो अब उस चीज को ढूंढने का प्रयास करेगा। यानी अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे के सामने 8-9 महीने का बच्चा तकिया लेकर के खड़े हो, चेहरे पे तकिया लगाते हो, हटाते हो, लगाते हो, हटाते हो, तो बच्चा खिलखिला के हंस पड़ता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको ये लगता है कि जैसे आपने तकिया लगाया तो उसे लगा कि आप गायब हो गए, जैसे ही आपने तकिया हटाया तो उसे लगा कि आप फिर आ गए, और इस वजह से वो खिलखिला के हंस पड़ता है, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया। लेकिन जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा तो बच्चा ये जान जाएगा कि अगर कोई चीज मेरी आंखों के सामने नहीं है, आंखों के सामने नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, है ना। यानी ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूं। वस्तु स्थायित्व के बारे में पियाजे ने कहा कि जब बच्चा ये समझ लेता है, बच्चे में ये गुण विकसित हो जाता है कि कोई वस्तु आंखों से ओझल हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वस्तु खत्म हो गई। ये प्रवृत्ति वस्तु स्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। आप किसी 1.5 साल के बच्चे को देखिए, सपोज करिए वो बिस्तर पे खेल रहा है। संतोष मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? संतोष जी, एक एग्जांपल लेते हैं। 1.5 साल का बच्चा बिस्तर पे खेल रहा है, वो खेलते खेलते सपोज करो गेंद से खेल रहा है, गेंद वो बिस्तर से नीचे गिरा देता है, तो क्या वो दूसरे खिलौने से खेलना शुरू कर देगा या गेंद को खोजने का प्रयास करेगा? वो नीचे बिस्तर से झांक करके गेंद को खोजने का प्रयास करेगा। तो ये व्यवहार दर्शाता है कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो गया है। यानी संवेदी प्रेरक अवस्था में ही वस्तु स्थायित्व का गुण 12 माह से लेकर के 18 माह की आयु के बीच में डेवलप हो जाता है। इसके बाद जो 6वीं और अंतिम उपावस्था है वो है स्कीमा के अंतःकरण की अवस्था, इंटरनलाइजेशन ऑफ स्कीमास। ये अवस्था है 18 माह से 24 माह की आयु तक। इस अवस्था के बारे में 2 बातें जीन पियाजे ने कही है, याद रखने वाली है बातें। इसी अवस्था में यानी 18 से 24 माह की आयु में ही बच्चों में इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि की शुरुआत हो जाती है, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक प्रवृत्ति की भी शुरुआत हो जाती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था को उन्होंने 6 अलग अलग उप अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें से सबसे पहली अवस्था थी सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, दूसरी अवस्था थी प्राथमिक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, तीसरी अवस्था थी द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, चौथी अवस्था थी द्वितीयक वृत्तीय क्रियाओं के समायोजन की अवस्था, 5वीं अवस्था थी तृतीयक वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, और 6वीं अवस्था थी स्कीमा के अंतःकरण की अवस्था। और इस अवस्था में जो बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, वो गुण है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व,
लक्ष्य केंद्रित व्यवहार यानी गोल ओरिएंटेशन, है ना, उद्देश्य केंद्रित व्यवहार। तो वस्तु स्थायित्व और उद्देश्य केंद्रित व्यवहार, इन पर परीक्षाओं में प्रश्न आया है और ये 2 गुण हैं जो बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख रूप से विकसित हो जाते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बारे में हम आगे कल डिस्कस करेंगे।